नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो क्यों हुई यूपी सरकार लाचार, हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा और फिर क्षेत्र में तनाव, दोनों ही पुलिस और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नकाबपोशों द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस दौरान पुलिस बल भी वहां मौजूद है, मगर हालात है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। बदमाश पुलिस की नाक के नीचे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ बदमाशों ने बाइक सवार युवकों को गोली मार दी। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रुड़की रोड पर 3 बाइक सवारों को अज्ञात कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इस दौरान एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार से बाइक की टक्कर के बाद कार सवारों ने गोली चलाई थी। थाना सिविल लाइन में रामपुरी निवासी मुकेश, सचिन और लवी अपनी बाइक से रुड़की रोड पर आ रहे थे। तभी कार सवार बदमाशों ने सचिन की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद तीनों सड़क पर गिर गए। कार सवार बदमाशों ने तीनों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई। 3 लोग थे। एक कार आई, उसने टक्कर मारी हमें, हम गिर पड़े। फिर कुछ लोग फायरिंग करते हुए आए। बस मैं जान बचा के भागा, मेरे भी लगा कुछ, पता नहीं कैसा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भी गोली लगी। और बस फिर मैं खेत में जाके छुप गया। नहीं इधर उधर फोन किए। पुलिस और परिजनों को हमले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल में भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। यहाँ मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रुड़की रोड पर अभी रात को करीब 10 बजे 3 नौजवान जो है रामपुरी मोहल्ले में रहते हैं, ये मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। उनमें से एक ने, सचिन ने अभी पूरी घटना बताई है कि उन पे से किसी ने मोटरसाइकिल की साइड मारी गाड़ी से आकर के, और गाड़ी से जब वो गिर गए तो गिरने के बाद उन पे बिल्कुल वहीं से फायरिंग झोंक करके बिल्कुल पास से, और उनको एकदम हत्या के इरादे से उन पर फायरिंग की, जिसमें एक लड़के की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। एक लड़के को मेरठ रेफर किया गया है और एक नौजवान कुछ स्थिति उसकी ठीक है। वहीं पुलिस ने बताया कि गंभीर हालात को देखते हुए घायल को मेरठ रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ये 3 लड़के बाइक से आ रहे थे, उसमें कोई आल्टो से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इनको टक्कर मारा है। ये गिर गए हैं तो इनके ऊपर फायर किया है। अभी बहुत अर्ली होगा कुछ कहना। एक लड़के की डेथ हो गई है, एक रेफर हो गया है मेरठ के लिए। जनपद में भारी पुलिस फोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं का होना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाता है। तो ये थी एक तस्वीर जहां पर यूपी प्रशासन और पुलिस दोनों ही लाचार हैं। वहां की स्थिति को संभालने में आखिर कौन है सबके पीछे, इसका पता पुलिस को जल्द से जल्द लगाना होगा, नहीं तो यूपी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं मुजफ्फरनगर की। यूपी का मुजफ्फरनगर जिला सितंबर में हुए सांप्रदायिक दंगों में अपना बहुत कुछ खो चुका है, जिसे उभरने में अभी कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि समाज के दुश्मन नहीं चाहते अमन और चैन। तभी तो शायद यहाँ पर शांति व्यवस्था अभी तक बहाल नहीं हो पाई। ताजा मामला है एक राहत कैंप का, जहां कैंप में रह रही एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना से जिले में तनाव और बढ़ गया है। सितंबर में सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ा मुजफ्फरनगर अभी उससे उबर भी नहीं पाया था कि दिन प्रतिदिन हो रही अनेक घटनाओं ने फिर से वहां के माहौल को गरमा दिया है। पुलिस और प्रशासन दोनों ही वहां के हालात सुधारने में नाकाम रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां दंगा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में रह रही 20 साल की एक युवती से 2 युवकों ने बलात्कार किया।
घटना मुजफ्फरनगर जिले के फुगना इलाके के जोगिया खेड़ी गांव की। युवती की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बलात्कार के आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से इलाके में थोड़ा तनाव रहा, जब लोगों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले करने से पहले उनकी जमकर पिटाई कर दी। गौरतलब है कि सितंबर में मुजफ्फरनगर जिले में हुए दंगों में 60 लोग मारे गए थे और इसके बाद से हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। तो यूपी के हालात हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि सरकार ही सो रही है वहाँ की। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले वहाँ पर कवाल में बवाल हुआ, तगड़ा बवाल हुआ, और वहाँ पर प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हुआ, मगर प्रशासन वहाँ पर सिर्फ देखता रह गया। सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ा, उसके बाद प्रशासन पर लगातार आरोप लगे एक तरफा कार्रवाई के। तो एक और ये मामला, राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं, वो जो मामला था अभी तक ठंडा भी नहीं पड़ पाया है। अब यहाँ पर एक गैंगरेप एक युवती के साथ बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन पर। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता के शर्मा मेरठ से। जी के, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ना जी, जिस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था लचर हो रखी है यूपी में, राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, उसके बाद वहां पर बलात्कार हो रहे हैं, तो अभी क्या मामला ताजा है पूरा वहां पे? पूरा मामला फुगाना और बुढ़ाना के बीच में एक गांव है जिसका नाम है जोगिया खेड़ा। जोगिया खेड़ा में एक राहत कैंप लगा हुआ था जिसमें करीब 130 परिवार रह रहे थे और प्रशासन पर लगातार सरकार की तरफ से दबाव था कि इन सारे राहत कैंपों से लोगों को वापस गांव में भेजा जाए, जिससे स्थिति सामान्य होने में हम लोग कुछ कह सके कि स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन राहत कैंपों से इन लोगों को पास में बने हुए मकानों में शिफ्ट कर दिया गया। ये करीब 130 परिवार हैं और इन 130 परिवारों में से एक मजदूर की बेटी जिसकी शादी तितावी में हुई थी, वो वापस अपने पिता से मिलने घर पर आई हुई थी। जी, तो जिस तरीके से वहां पर मतलब राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं, हालात वहां पर बिगड़ गए थे। उसके बाद यहाँ पर ये बलात्कार, ये जो पूरा मामला है, फिर कल लड़कों पर हमले हुए, वहां पर बाइक सवारों पर हमले हुए, तो प्रशासन कर क्या रहा है? बल्कि वहां पर कैंप भी किया जा रहा है लगातार पुलिस के द्वारा। हाँ नकुल, पहले तो वो जो दो लड़के थे वो गांव से उस जगह से उस लड़की को उठाकर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। लोगों का कहना है ये सांप्रदायिक बलात्कार है, लेकिन एडीजे लॉ और एसएसपी ये कहने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो पुलिस कहीं ना कहीं बच रही है इस सबसे कि उनकी जो नाकामी है कहीं ना कहीं वो सामने आ रही है। नाकामी और कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। राहत कैंपों में अल्पसंख्यकों के नाम पर कैंप चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है। किस तरीके से दो लड़के एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं, फिर बलात्कार होता है और उसके बाद लीपापोती करती है प्रशासन और सरकार। जी, प्रशासन पर के यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर जो भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो अभी आपको क्या ताजा जानकारी मिली है? क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है? यहाँ पर तो एक तरफा क्या कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों डर रहे हैं कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठ जाए। इसलिए कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। प्रशासनिक अफसर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। अगर एक स्टेप उठा लिया जाता तो शायद ना तो राहत कैंपों में बलात्कार वाली घटना होती और ना ही रामपुर तिराहे, ना ही ये राहत कैंप लगाने की जरूरत पड़ती के है ना। क्योंकि अगर पुलिस पहले से सतर्क होती, सरकार पहले से सतर्क होती, तो ना इतना बड़ा सांप्रदायिक तनाव होता, बल्कि वहां पर स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब थी। क्योंकि एक समय था 2012 में जब विधानसभा इलेक्शंस हो रहे थे, सपा की सरकार बनने की सबने तमन्ना की थी कि सपा की सरकार बनेगी और बहुत ज्यादा फायदा देगी जनता को, क्राइम खत्म हो जाएगा। मगर हुआ उसके बिल्कुल उलट। लगातार जो क्राइम का रेशो है बढ़ता ही चला गया यूपी में जब से सपा सरकार आई है, और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। आप ये देखिए कि इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है, इतना सेंसिटिव एरिया है, उसके बाद 3 लोग गाड़ी में आते हैं, उनके पास असला होता है, कोई उनकी चेकिंग करने वाला नहीं है, खुलेआम फायरिंग करते हैं। खुलेआम फायरिंग करने के बाद 3 युवक जो घायल हो जाते हैं और उनके ही खिलाफ प्रशासन खड़ा हो जाता है और दोपहर तक, शाम तक उनको बॉडी नहीं दी जाती और उन पर दबाव बनाया जाता है, ये कहने के लिए कि ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, जबकि विश्वस्त सूत्रों से पता हुआ है कि ये सांप्रदायिक घटना ही है।
तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी नाकामी को बचा रही है और प्रशासन भी अपनी नाकामी को छुपाता फिर रहा है, मगर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक जनता यूं ही इनकी लापरवाही का दंश झेलती रहेगी? अच्छा, क्योंकि जो कल 3 लड़के थे उन पर बाइक सवार थे, वो लड़के 3 और एक कार सवार लोग आए, कुछ उन्होंने उन पर हमला किया, पहले उनकी बाइक गिरा दी, जिसमें से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी मौके पर ही, बाकी एक लड़के को मेरठ रेफर किया गया, उसकी स्थिति चिंताजनक बताई। उसके बारे में अभी क्या अपडेट मिला है आपको? जी, लवी, सचिन और मुकुल नाम के 3 लोग थे ये जो बाइक पर थे और वो वहां पर कुछ खरीदारी कर रहे थे। तभी ये कार सवार आए, उन्होंने हल्की सी उस पर टक्कर मारी और फिर निकालकर इन पर फायरिंग कर दी। इस वक्त में मुकुल तो मौके पर ही मारा गया, जबकि लवी और सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मेरठ रेफर कर दिया गया है। जी, तो मतलब लगातार वहां पर सांप्रदायिक तनाव जारी है और पुलिस और प्रशासन दोनों ही नाकाम है। क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो यूपी है कि वहां के हालात बदल ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आला अफसर हो, क्योंकि हालातों को बदलना है यूपी सरकार के हाथ में, बल्कि वहाँ पर हालात बदलने की बजाय वहाँ पर और बिगड़ते जा रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में मोदी की लहर नहीं है, केवल मोदी का असर है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह असर आम वोटरों पर नहीं, बल्कि सिर्फ बीजेपी कैडर पर है। जम्मू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उमर ने कहा, मैं नहीं मानता कि देश में मोदी की लहर है, मगर असर जरूर है। तो आज सुबह सुबह बयान आया है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कि देश में मोदी की लहर नहीं है, मगर असर जरूर, उन्होंने बताया कि असर जरूर है मोदी का। तो असर जरूर है मोदी का यहां पर, क्योंकि देश में एक तरीके से इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस घबराई हुई है, या फिर बीजेपी को एक बहुत अच्छा तुरुप का एक्का मिल गया है मोदी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं सारे कांग्रेसी मिलकर एक तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि लहर नहीं है, मगर असर जरूर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें असर दिखाई दे रहा होगा इस चीज़ का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जितनी भी अब तक रैलियां की हैं, उस तरीके से वहां पर जो जन सैलाब देखा गया, जन सैलाब जिस तरीके से बढ़ा वहां पर, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है और सब पार्टियों पर, और कहीं ना कहीं मोदी का असर जरूर पड़ा है, जिसे वो साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं नेता, मगर जाहिर जरूर कर दे रहे हैं कि जो मोदी है उनका असर जरूर है। तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। जो हालात as far as a Modi wave is concerned, I think a Modi wave would be a bit of an exaggeration. Also, it would be wrong on our part to deny any influence of Modi in the election. But I wouldn't go so far as to say there is a wave. There is an effect of Modi, and that effect may not so much be on the average voter, but it is visible amongst the cadre of the BJP. To the extent that that has an impact on the election, we will have to wait and see. But I won't use the word wave, definitely not. तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर साफ तौर पर बताते हुए आए कि मोदी की लहर नहीं है देश में, मगर असर ज़रूर है। और ये एक अलर्ट भी है एक तरीके से कांग्रेस के लिए। उन्होंने इसी तरीके से बताया है कि असर ज़रूर है, तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को चेत जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो हवा चल रही है, थोड़ी बहुत, जिसे भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हवा है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के, और आज उन्होंने सुबह सुबह बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, मगर असर ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं सभी कांग्रेसी नेताओं में एक बात तो घर कर गई है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके लिए एक चुनौती की तरह बनकर उभरे हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पहले उन्हें नहीं लगता था, मगर अब ज़रूर उन सबको लगने लग गया है कि एक मोदी हैं जो वाकई में उन सब के लिए चुनौती बनकर खड़े हुए हैं आने वाले चुनाव में। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजियां होती रही हैं। कभी दिग्विजय सिंह बयानबाजी करते हैं, कभी राशिद अलवी बयानबाजी करते हैं, कभी उमर अब्दुल्ला बयानबाजी करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हवा एक ज़रूर है जो चल रही है, जिससे कांग्रेस और अन्य दल कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में नरेंद्र मोदी को ले रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज सुबह सुबह बताया कि
मोदी की लहर नहीं है देश में, और अगर लहर है भी तो सिर्फ बीजेपी कैडर पर है, आम जनता पर नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने माना कि देश में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का असर जरूर है। उन्होंने कहा कि लहर नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि देश में मोदी का असर है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह असर आम मतदाताओं पर नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर है। जहां तक मोदी की लहर की बात है तो इसे बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है। चुनाव में मोदी के प्रभाव को हमारी पार्टी की ओर से नकारना गलत होगा। मतलब सीधे तौर पर पार्टी को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जो मोदी का प्रभाव है उसे नकारना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, तो उन्होंने आज आखिरकार सच्चाई बयान करी दी। उन्होंने बोला कि मोदी की लहर नहीं है मगर असर ज़रूर है जिसे नकारना बहुत गलत होगा। इसको लेकर वहीं बीजेपी ने भी इसमें पलटवार किया और बताया। बीजेपी नेता कीर्ति आज़ाद ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने आखिर सच्चाई स्वीकार ही ली। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। सुरक्षा बल मोदी के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को पटना में मोदी की रैली वाले दिन 8 बम धमाके हुए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन का मानना है कि इन बम धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था और ये मोदी के लिए साफ तौर पर चेतावनी थे। तो भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले को लेकर आईबी ने पंजाब पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान स्थित पंजाब के पूर्व से कट्टरपंथियों को विस्फोटकों के साथ भारत भेजने की तैयारी चल रही है। आईबी ने इस मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा से विस्फोटकों के साथ ऐसे लोगों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही है जो पंजाब में आतंकवाद में शामिल रहे हैं। विस्फोटकों का इस्तेमाल मोदी की रैलियों में किया जा सकता है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आईबी ने अलर्ट जारी किया है और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उनकी हिट लिस्ट पर है नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार दिल्ली से। जी ऋषिकेश, जिस तरीके से आज आईबी ने अलर्ट जारी किया है और जो पटना में उस दिन लगातार 8 बम धमाके हुए थे वो एक चेतावनी के तौर पर थे नरेंद्र मोदी के लिए। ऋषिकेश सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो लगता है कि शायद हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऋषिकेश, हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो खुफिया जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सीमा से विस्फोटकों के साथ ऐसे लोगों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही है जो पंजाब में आतंकवाद में शामिल रहे हैं। विस्फोटकों का इस्तेमाल मोदी की रैलियों में किया जा सकता है। गौरतलब है कि मोदी कई आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार मोदी को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और शाहिद बिलाल एक हो गए हैं। तो एक बार फिर से हमारा संवाददाता दिल्ली से ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, जिस तरीके से आज आईबी ने नरेंद्र मोदी को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वाकई में क्या एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के उनके निशाने पर है नरेंद्र मोदी? जी देखिए, जो ये होम मिनिस्ट्री की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है और अलर्टों से ये अलग है, अलग इस मामले में और खास इस मामले में, क्योंकि अब तक जो गृह मंत्रालय की ओर से अलर्ट जारी होते थे उसमें कहीं ना कहीं एक सिंपल नोटिफिकेशन सूचना दी जाती थी कि चूंकि भावी प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार है, लिहाजा इनकी सिक्योरिटी जेब प्लस है, लिहाजा राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब बिहार के पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए हुंकार रैली के दरमियान, उसके बाद जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आई और गुजरात सरकार ने जिस तरह दोनों के बीच में एक्सपोज किया कि मोदी को सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसके बाद ही माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सख्त कदम उठाएगा। और इस बार जो एडवाइजरी जारी की, तो ऋषिकेश, कहीं ना कहीं मोदी को खतरा है आतंकी संगठनों से, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से और जो
और भी आतंकी जो मुल्क विरोधी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, आखिर क्यों ये लोग मोदी को मारना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल बंद कर रह गया है। मोदी की रैली के पहले वो तमाम सुरक्षा घेरों का जायजा ले, उसके क्लियरिफिकेशन के बाद ही मोदी अपनी रैली कर पाएंगे। जी, एक बड़ा सवाल ऋषिकेश यहाँ पर कि आखिर क्यों ये लोग मोदी के दुश्मन बन गए हैं, क्यों मोदी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। अपना सवाल दोहराएं। है जी ऋषिकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों ये जो आतंकी संगठन है या पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, क्यों आखिर मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आखिर मोदी पर हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान का हिजबुल मुजाहिदीन है, जमात उद दावा है, इसके अलावा जो खास करके खालसा पंथी कट्टरपंथी जो उग्रवादी संगठन है उनसे ISI ने संपर्क साधा है। कुछ जो IN के मुजाहिदीन है उनसे उन्होंने संपर्क साधा है। और कुल मिलाकर माना जा रहा है कि किस तरह से ये चीजें जो हुई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है कि आतंकवादियों के इस लिस्ट में है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो नरेंद्र मोदी को खतरा है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं। तो आखिर क्यों खतरा है, एक बड़ा सवाल उठता है पूरे देश के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए और हमारी सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए, कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के पीछे हैं आतंकवादी संगठन। बात करेंगे कांग्रेस की। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 4 दिनों का समय दिया है। राहुल को 8 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना होगा। राहुल के ISI वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने राहुल को नोटिस भेजे, उनसे जवाब मांगने को कहा था। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने अपनी पहले से तय यात्रा प्रतिबद्धताओं और त्योहारों के चलते अवकाशों का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का और समय मांगा था। राहुल को चुनाव आयोग ने उनकी उस टिप्पणी के संबंध में नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के संपर्क में है। तो ये वो बयान था राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी को एक 4 दिन की मोहलत और मिल गई है अपने उस बयान को लेकर जो विवादास्पद था, जिसको लेकर काफ़ी विरोध उठाया गया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। SMBC इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए SMBC इनसाइट।